के जो जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए उन सबको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा है, फंक्शंस का है, यूजर डिफाइंड फंक्शन का। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन अगर आपको बनाना है तो उसके अंदर 3 मेजर पोर्शन होंगे। कौन कौन से होंगे? तो पहला तो आपको क्या करना होगा, फंक्शन का डिक्लेरेशन करना होगा। डिक्लेरेशन करने के बाद आप क्या करोगे, फंक्शन को डिफाइन करोगे, यानी कि फंक्शन की डेफिनेशन लिखोगे। और थर्ड पोर्शन आएगा कि एक बार आपने अपना खुद का फंक्शन लिख दिया, उसके बाद उसको यूज कैसे करना है, तो कि आप फंक्शन को कॉल करोगे। ठीक है, तो डिक्लेरेशन करेंगे हम, उसके बाद उसका डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन को हम कॉल करके उसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हो गया आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया। डेफिनेशन जब आप लिखोगे तो डेफिनेशन फर्दर 3 पोर्शन के अंदर डिवाइडेड है आपका फंक्शन जो डेफिनेशन है वो। उसमें फर्स्ट क्या आएगा, तो कि फंक्शन का हेडर आएगा, दूसरा आएगा आपका फंक्शन का बॉडी आएगा, और थर्ड आएगा कि आपका फंक्शन है वो कौन सा वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो ये 3 पोर्शन होंगे, कहाँ पर होंगे, जब आप फंक्शन का डेफिनेशन लिखोगे वहां पर। तो हेडर कौन सा होगा, क्योंकि फंक्शन डिक्लेरेशन में जो भी सिंटेक्स आपने लिखा है और हेडर जो होगा दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, एग्जैक्ट मैच कर रहे होंगे। ठीक है, उसमें जो भी डेटा टाइप डिक्लेरेशन टाइप पे आपने लिखा है तो वही डेटा टाइप आपको हेडर के अंदर भी लिखना है जब आप फंक्शन का डेफिनेशन लिखोगे तभी। तो अब हमने क्या किया था कि फंक्शन की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को हमने देखा था। किसके बेसिस पर देखा था हमने, तो कि फंक्शंस के अंदर, आपके फंक्शंस के अंदर आर्ग्यूमेंट यानी कि पैरामीटर कोई भी एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और आपका फंक्शन है और कोई भी वैल्यू रिटर्न करता है कि नहीं करता है। इन दोनों पैरामीटर के बेसिस पर हमने क्या किया था, फंक्शन की अलग अलग कैटेगरीज हमने डिस्कस की थी। कौन कौन सी कैटेगरी थी वो फंक्शंस की, तो कि यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है। पहला कैटेगरी कौन सा था, तो कि फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो इस केस के अंदर आपका जो फंक्शन होगा उसका डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से होगा, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, वॉइड लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे, और कोई भी आर्ग्यूमेंट भी नहीं है तो हमारा जो पेरेंथेसिस रहेगा वो ब्लैंक रहेगा, या फिर वहां पर आप वॉइड भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड आर्ग्यूमेंट था कि फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू। आपके फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट है लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो रिटर्न वैल्यू की जगह हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर वॉइड लिख दिया, यानी कि हमारा फंक्शन कुछ भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है मगर हमारे पास आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन में आप सिर्फ क्या डेटा टाइप का नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो ये, और वेरिएबल का नाम लिखना चाहो तो वो भी साथ में लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड कैटेगरी है आपके पास फंक्शंस विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वन वैल्यू। आपके फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट भी है और एक वैल्यू को वो रिटर्न भी कर रहा है। तो कौन से टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो आपको आगे लिखना है। तो यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल कंसिडर किया है उसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर हम आगे क्या लिखेंगे, इंटीजर डेटा टाइप लिखेंगे, और उसके बाद आपका फंक्शन का नाम, उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर आपके जो भी पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट है वो आप वहां पर लिख सकते हो। उसके बाद था नेक्स्ट कैटेगरी की फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू, यानी कि आपके फंक्शन के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है बट फिर भी आपका फंक्शन क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो ऐसे टाइप के फंक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो हमारा फंक्शन का रिटर्न वैल्यू है उसका डेटा टाइप है वो इंटीजर लिखेंगे, और पैरामीटर में क्या लिखेंगे हम, वॉइड लिखेंगे, या फिर पैरेंथेसिस को एम्प्टी रखेंगे। तो इन चारों कैटेगरी के ऊपर हमने हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग से फंक्शंस बनाए थे, यूजर डिफाइंड फंक्शंस प्रोग्राम के तौर पे, और उसको हमने एग्जीक्यूट करके वहां पर देखा था। लास्ट वाला है हमारे पास कि फंक्शन दैट रिटर्न्स मल्टीपल वैल्यूज। तो ये जो कैटेगरी वाला फंक्शन है उसके अंदर हमें पॉइंटर का कंसेप्ट का इस्तेमाल करना होता है। तो ये जो फिफ्थ कैटेगरी का फंक्शन है उसको हम
जब पॉइंटर का सेशन हम डिस्कस करेंगे तभी हम उसको वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद था कि रिकर्जन फंक्शन। ठीक है, रिकर्जन फंक्शन में क्या होता है कि जो भी फंक्शन है वो फंक्शन खुद अपने आप को क्या करता है, कॉल करता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिकर्जन बोलेंगे। तो रिकर्जन होगा, तो जब आप रिकर्जन फंक्शन का इस्तेमाल करोगे तो क्या हो जाएगा, एक टाइप का लूप क्रिएट करेगा, और लूप को आपको कब एग्जिट करना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसका कंडीशन नहीं देते हो कि आपका फंक्शन कॉल कब स्टॉप होना चाहिए, तो आपका जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट टाइम्स में चला जाएगा और वो कभी एंड ही नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी हमने एग्जाम्पल देखा था। कौन सा एग्जाम्पल देखा था, तो वहां पर हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया था, और उसके थ्रू हमने रिकर्जन का जो भी कंसेप्ट है हमारा वो हमने डिस्कस किया था कि रिकर्जन फंक्शन आप किस तरीके से सी प्रोग्राम के अंदर बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, अब जो आगे का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन सा, तो के कॉल बाय वैल्यू को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक और टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं कॉल बाय वैल्यू से पहले, कि अब तक जो आपने फंक्शन के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने फंक्शन लिखा हुआ है वॉइड एडिशन, और यहाँ पर आपने पैरामीटर इंटीजर दिया या फिर फ्लोट दिया, इस टाइप के पैरामीटर को आपने अब तक फंक्शन के अंदर हमने यूज करना सीखा है। अगर ये जो क्या है, सारे प्राइमरी डेटा टाइप है। कौन से है, प्राइमरी डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप को आप फंक्शन में किस तरीके से आर्गुमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो वो आपको पता चल गया। अगर मुझे प्राइमरी डेटा टाइप की जगह कोई दूसरा यानी कि डिराइव डेटा टाइप का इस्तेमाल करना है, कोई बता सकता है डिराइव डेटा टाइप कौन से है? स्ट्रिंग। और कोई? पॉइंटर। ओके, यस पॉइंटर। और कोई? एरे। यस, एरे। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी वेरिएबल को पास किया उस कौन से थे, सिंपल थे, प्राइमरी डेटा टाइप वाले थे। अगर आपको डिराइव डेटा टाइप यानी कि एरे को पास करना है, आप में से एक ने स्ट्रिंग भी बताया था। स्ट्रिंग क्या है, वन टाइप ऑफ एरे है, उसका डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर है, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। फिर आप में से किसी ने पॉइंटर भी बताया, तो वो भी डिराइव डेटा टाइप में आएगा, उसको भी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अभी जो हमारा मेन फोकस है किसके ऊपर है, एरे के ऊपर। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्या है, आपके डिराइव डेटा टाइप है। लेकिन अभी हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, एरे की। अगर आपको फंक्शन के अंदर एरे को पास करना है, ठीक है, अब तो हमने क्या किया है, सिर्फ प्राइमरी डेटा टाइप वाले ही वेरिएबल को पास किया है। अगर आपको एरे को पास करना है तो आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए सिंटेक्स कैसा बनेगा वो हम देख लेते हैं। तो सिंपल है, जैसे हम सपोज फॉर एग्जांपल इंटीजर आई, आपने ये प्राइमरी डेटा टाइप के साथ आई वेरिएबल को डिक्लेयर किया, और ठीक वैसे ही इंटीजर ए 3 यहाँ पर आपने एरे को डिक्लेयर किया। ठीक है, तो डिक्लेरेशन में यहाँ पर जितना डिफरेंस दिख रहा है आपको, उतना ही डिफरेंस आपका फंक्शन के अंदर एरे को इस्तेमाल करने में आएगा। ठीक है, तो अगर आप उसका डिक्लेरेशन देखना चाहो तो किस तरीके से होगा, कि अगर आप कोई भी फंक्शन है उसके अंदर एरे को पास करना चाहते हो, तो उस टाइम पे फंक्शन का डिक्लेरेशन किस तरीके से होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने एडिशन वाला फंक्शन का डिक्लेरेशन किया, ठीक है, तो वो किस तरीके का होगा। तो फॉर एग्जांपल मेरा फंक्शन अभी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो मैं क्या लिखूंगा, वॉइड लिखूंगा। और सपोज मुझे क्या करना है, जो मैं फंक्शन के अंदर जो भी एरे को पास करूंगा, तो उसके अंदर जितने भी वैल्यू है उन सभी वैल्यू का मुझे क्या करना है, एडिशन करके टोटल फाइंड आउट करना है। तो मेरा फंक्शन का नाम फॉर एग्जांपल मैं वही रखता हूँ, एडिशन।
और मुझे यहाँ पर क्या करना है, पूरे के पूरे एरे को पास करना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा फंक्शन डिक्लेरेशन टाइम पे, तो कि आपका एरे का जो भी टाइप है वो आपको लिखना है। एरे का आप नाम लिख सकते हो, अगर नाम नहीं लिखना चाहो तो भी चलेगा, ठीक है। अगर नाम नहीं लिखना चाहते हो तो उसका डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से होगा, void एडिशन इंटीजर। आप वेरिएबल का नाम नहीं लिखना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको फंक्शन को बताना होगा कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल है वो कौन से टाइप का है, एरे टाइप का है। तो आपको अगर कंपाइलर को कभी भी बताना हो कि मेरा वेरिएबल एरे टाइप का है, तो आपको क्या करना है, वहां पर स्क्वायर पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना है, स्क्वायर ब्रैकेट का आपको वहां पर क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इंटीजर ए, उसके साथ में स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया है। यहाँ पर आपको एरे का साइज कितना होगा वो आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ उसको ये बताना है कि यहाँ पर जो भी आर्ग्यूमेंट आएगा उसका टाइप कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जो भी आएगा उसका टाइप कौन सा होगा, तो कि एरे टाइप का होगा, और उसका डेटा टाइप कौन सा होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल का नाम आएगा उसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे, यानी कि एरे टाइप का होगा, और हर एक एलिमेंट कौन से टाइप का होगा, तो के इंटीजर टाइप का होगा। तो इस तरीके से हम डिक्लेरेशन कर सकते हैं अगर आप एरे को फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये दो अलग अलग तरीके हैं। एक के अंदर हमने वेरिएबल का नाम लिखा है, एरे का नाम लिखा है मतलब, और दूसरे के अंदर हमने एरे का नाम नहीं लिखा है, तो हमने सिंपली क्या कर दिया, आर्ग्यूमेंट यानी कि कंपाइलर को बताने के लिए कि ये जो पैरामीटर आएगा यहाँ पर वो कौन से टाइप का है, एरे टाइप का है, तो हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके। तो सपोज आपने एडिशन वाला जो ये फंक्शन बनाया उसके अंदर आपने ये एरे को पास किया है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। अब मैं डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पर कि मेरा जो फंक्शन है उसका डेफिनेशन में लिखता हूँ, यानी कि एरे जो मैंने फंक्शन के अंदर पास ऑन किया है उसके ऊपर मुझे एडिशन यानी कि हर एक एलिमेंट का क्या करना है, एडिशन करना है, और टोटल जो भी आएगा उसको मुझे प्रिंट आउट करना है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन मेरा हो गया। यहाँ पर मैंने इस तरीके से, यहाँ पर आपके पास जो सेमीकोलन है वो नहीं आएंगे डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। डेफिनेशन के अंदर आपके सेमीकोलन नहीं आएंगे, क्या आएगा, बॉडी ऑफ दी फंक्शन। फंक्शन का आपका क्या आएगा, यहाँ पर बॉडी आएगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब कभी भी आपको एरे के अंदर के जितने भी एलिमेंट है उसको 1 बाय 1 विजिट करना हो या फिर 1 बाय 1 रीड करना हो, तो हम क्या करेंगे, कोई बता सकता है? ये जो एरे है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको मुझे 1 बाय 1 क्या करना है, रीड करना है। तो मैं किस तरीके से वो कर सकता हूँ, कोई बता सकता है? यस, हम क्या करेंगे, लूप का इस्तेमाल करेंगे। लूप की मदद से हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 जो भी इंडेक्स की पोजीशन है उसके ऊपर जो भी वैल्यू अवेलेबल है एरे के अंदर वो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, वहां पर रीड करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल किया, और उसको कंट्रोल करने के लिए आई वेरिएबल है हमारे पास, तो उसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ आई लेस देन। यहाँ पर मैं कब तक लूप चलाऊंगा, कोई बता सकता है? कंडीशन क्या होगा, एग्जिट कंडीशन हमारा आई लेस देन 7 तक। एन। यस, एन, ठीक है। एन क्या है, आपकी साइज ऑफ एरे, ठीक है। साइज ऑफ एरे है आपकी एन है, तो यहाँ पर मैं एन लिख देता हूँ। लेकिन जो एन की वैल्यू है वो मुझे कैसे पता चलेगी कि एन की वैल्यू क्या है, वो मुझे कैसे पता चलेगा, एन का वैल्यू? हम रीड करा लेंगे।
यस, हम क्या कर सकते हैं कि जब हमारा ये फंक्शन कॉल होगा एडिशन नाम का, तब हम वहां पर क्या पास ऑन करेंगे, एरे को पास करेंगे। तो अगर यहाँ पर हम फंक्शन कॉल करेंगे तब सिर्फ क्या करेंगे, एरे का नाम ही पास करेंगे। तो उससे हमें पता नहीं चलेगा कि जो भी एरे हमने यहाँ पर फंक्शन के अंदर पास किया है उसकी साइज कितनी है। तो अगर आप जहाँ पर भी फंक्शन के अंदर एरे का इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पर आपको पता नहीं चलेगा कि एरे का साइज क्या है। तो क्या कर सकते हो आप कि आप यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन में भी दूसरा पैरामीटर ले लो कि इंटीजर, साइज और एन, जो भी आप वेरिएबल का नाम देना चाहो वो। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जब फंक्शन कॉल करोगे तब दो आर्ग्यूमेंट पास करोगे। एक तो आपका जो एरे होगा वो उसका नाम पास करोगे, और आपका जो एरे होगा उसका साइज कितना होगा वो आप वहां पर पास ऑन करोगे। तो हम वो दोनों चीजों को यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एरे का साइज अगर आपको फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के तौर पे चाहिए तो हमें फंक्शन का क्या करना होगा, ये जो डिक्लेरेशन होगा उसको भी हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। वहां पर भी हमें क्या चाहिए, दो आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, जो डिक्लेरेशन हमने पहले देखा था उसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं और फंक्शन का डिक्लेरेशन जो हमारा है वो नया बनाते हैं। क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ एरे की वैल्यू नहीं चाहिए कि एरे का साइज भी हमें क्या है, रिक्वायरमेंट है, उसका भी रिक्वायरमेंट है हमारे फंक्शन के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन है वो दोबारा कर देंगे। तो यहाँ पर एरे का जो भी हमें वैल्यू चाहिए वो हमें यह फर्स्ट आर्ग्यूमेंट से मिलेगा, और दूसरा वैल्यू जो है साइज नाम का, वहां से हमें क्या मिलेगा, एरे का साइज मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको दोबारा डिक्लेरेशन क्यों किया हमने? यस सर। यस सर। तो एक चीज ध्यान में रखना कि जब कभी भी आप एरे को आर्गुमेंट के तौर पे पास कर रहे हो कोई भी फंक्शन के अंदर, तो वहां पर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एरे का साइज भी आर्गुमेंट के तौर पे वहां पर देना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके फंक्शन को पता नहीं है कि आपका एरे का लेंथ कितना है, साइज कितना है, तो वो फंक्शन आपका जो है वो एरे की वैल्यू को सही तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा एरे खत्म कब हो रहा है। तो जब कभी भी आप फंक्शन के अंदर एरे को आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास कर रहे हो, तभी उसके साथ में आपको क्या करना चाहिए, एरे का साइज भी कोई एक वेरिएबल के तौर पे पास करना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, जब कभी भी आपका फंक्शन कॉल हो तो आपको पता चलेगा कि फंक्शन का अंदर जो एरे का आर्ग्यूमेंट पास हुआ है उसका साइज कितना है, और उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, जो भी कोड है उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अभी ये जो नया फंक्शन डेफिनेशन डिक्लेरेशन हमने लिखा उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, वापस से फंक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे। तो अब हमारा फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा कि वॉइड एडिशन, यहाँ पर इंटीजर ए और यहाँ पर इंटीजर एन लिखो या फिर साइज लिखो, वेरिएबल का नाम कोई भी आप रख सकते हो, लेकिन डेफिनेशन के अंदर यहाँ पर सेमीकोलन आपको नहीं लगाना है। वहां पर आपको क्या करना है, फंक्शन का बॉडी लिखना है, यानी कि जब एडिशन नाम का फंक्शन कॉल हो तब आपको कौन सा कोड वहां पर परफॉर्म करना है वो चीज आपको वहां पर लिखनी है। तो हमें क्या करना है, तो कि एरे एक के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका क्या करना है, एडिशन का टास्क करना है। तो एडिशन का टास्क करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो कोई एक वेरिएबल चाहिए, फॉर एग्जांपल टोटल, की जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो एक वेरिएबल हमें टोटल चाहिए, दूसरा वेरिएबल हमें आई चाहिए। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, लूप का इस्तेमाल करेंगे एरे के हर एक एलिमेंट को 1 बाय 1 रीड करने के लिए। तो लूप को कंट्रोल करने के लिए कोई एक वेरिएबल चाहिए जिसको हम इनिशियल वैल्यू क्या देंगे, 0 देंगे, क्योंकि एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है। तो ये दो वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है हमें अभी। अगर कोई भी वेरिएबल एक्स्ट्रा हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम बाद में उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाद में डिक्लेयर कर सकते हो मतलब क्या है कि
उसका डिक्लेरेशन सेक्शन होगा, वहां पर आपको उसको डिक्लेयर करना है। यानी कि जब कभी भी आपको कोई भी वेरिएबल को यूज करना है तो यूज करने से पहले वो पर्टिकुलर वेरिएबल डिक्लेयर होना चाहिए आपके प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पर हमने फंक्शन एडिशन लिख लिया। यहाँ पर मैं दोनों वेरिएबल है इंटीजर i इक्वल टू 0 डिक्लेयर कर देता हूँ, और i इज इक्वल टू 0 हम डिक्लेयर ना करें तो भी चलेगा, क्योंकि जब हम फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे तब उसमें हम उसका डिक्लेरेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इंटीजर i लिखता हूँ सिर्फ, और कोमा करके टोटल जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू में 0 से क्या कर देता हूँ, यहाँ पर इनिशियलाइज कर देता हूँ। अब मैं क्या करवाऊंगा, यहाँ पर फॉर लूप लिखूंगा। फॉर लूप में i की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करूंगा, और i लेस देन, यानी कि अब मुझे i की वैल्यू कहाँ तक ले जानी है वो मुझे पता है। कहाँ तक ले जानी है, तो कि एरे का साइज होगा वहां तक। तो एरे का साइज क्या है, क्योंकि वो हमारे साइज नाम के वेरिएबल के अंदर अवेलेबल है। तो मैं क्या लिखूंगा, i लेस देन साइज, एंड उसके बाद हर एक इटरेशन में हम क्या करेंगे, i की वैल्यू को 1 से क्या करेंगे, वहां पर इंक्रीमेंट करेंगे। अब फॉर लूप के अंदर हमें क्या कोड लिखना है वो आपको पता ही है सब लोगों को। ठीक है, कि एरे के एलिमेंट को हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 विजिट करेंगे, और जो भी वैल्यू हम रीड करेंगे उसको हमें क्या करना है, टोटल वेरिएबल के अंदर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस ए ऑफ आई। तो ये स्टेटमेंट तो सब लोग जानते हो, इसके बारे में हमने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं। यहाँ पर मेन चीज जो देखने वाली थी वो कौन सी थी, कि अगर आपको एरे को कोई भी फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास करना है तो आपका फंक्शन का डिक्लेरेशन है उसमें क्या चेंजेस आएगा, और डेफिनेशन में क्या चेंजेस आएगा। ओके, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, तो यहाँ पर हमने फंक्शन का डिक्लेरेशन और डेफिनेशन तो लिख दिया। अब फंक्शन को हम कॉल किस तरीके से कर सकते हैं, फंक्शन कॉल करना है तो हमें फंक्शन कॉल किस तरीके से करना है। ठीक है, तो फंक्शन कॉल कहाँ से होगा, क्योंकि मेन फंक्शन में से हम क्या करेंगे, जो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो मेन फंक्शन में फॉर एग्जांपल आपका एरे कुछ इस तरीके से डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर मैं स्टैटिक एरे को डायरेक्टली क्या कर लेता हूँ, कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्टैटिक एरे कंसीडर कर लिया, और उसके अंदर फॉर एग्जांपल इस तरीके से कुछ एलिमेंट अवेलेबल है। ओके, तो ये एरे का डिक्लेरेशन हो गया। अब मुझे फंक्शन को कॉल करना है, एडिशन नाम का फंक्शन को कॉल करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, तो कि एडिशन, और जो उसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है कौन से टाइप का है, एरे टाइप का है। तो यहाँ पर देखो, जब हम कॉल करते हैं फंक्शन को तब हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, वेरिएबल का नाम ही पास करना है। यहाँ पर आपको उसको एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस वगैरह कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर कंपाइलर को पता ही है कि ए नाम का जो वेरिएबल है वो कौन से टाइप का है। तो कोई उसको हमने पहले से डिक्लेयर कर रखा है कि वो कौन से टाइप का है, एरे टाइप का है। तो हमें यहाँ पर कॉलिंग टाइम पे कोई भी एक्स्ट्रा चीज जो भी है एरे को अलग से दिखाने के लिए वो हमें वहां पर नहीं करना है। और उसको दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या देना है एडिशन वाले फंक्शन को, तो कि एरे का साइज। तो अगर यहाँ पर आपने किसी भी वेरिएबल के अंदर एरे का साइज स्टोर करवाया है तो आप उस वेरिएबल का नाम पास कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, एरे का साइज पास कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो एरे का साइज 4 हुआ, तो मैं डायरेक्टली 4 पास कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया, आपका फंक्शन कॉल हो गया, कि जिसके अंदर आपका आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का है, एरे टाइप का है। ठीक है, जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो आपका कंपाइलर क्या करेगा, फंक्शन डेफिनेशन जहां पर लिखा होगा वहां पर चले जाएगा, और फंक्शन की बॉडी के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो क्या होगा, 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होगा वहां पर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो अगर मैं यहाँ पर ये फंक्शन कॉल करूंगा तो आंसर क्या प्रिंट होगा, कोई बता सकता है मुझे?
ये वाला फंक्शन मैंने कॉल किया है तो क्या आंसर प्रिंट होगा, कोई बता सकता है? 28. ओके 28। और कोई? हमारा फंक्शन जो लिखा है वो डेफिनेशन यहाँ पर है, ठीक है। 28 और कोई? 27. 27 और कोई? 27. So 27. 27 अगेन। ओके 27 अगेन। और कोई? 27 सर ये आपने एडिशन में ए फिर वो पैरेंथेसिस नहीं दिया? कहाँ पर? ये नीचे मेन में एडिशन ए फिर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देना होता? नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी बताया कि जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हो तभी आपको कंपाइलर को एक्स्ट्रा कोई भी चीज नहीं बतानी होती है कि ये जो पैरामीटर है, आर्गुमेंट है, उसका टाइप एरे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी वेरिएबल आप इस्तेमाल करोगे फंक्शन आर्गुमेंट के तौर पे, उसको आपने पहले से ही वहां पर क्या किया होगा, डिक्लेयर किया होगा मेन के अंदर। जैसे कि हमने यहाँ पर किया हुआ है कौन सा, कि इंटीजर ए, तो हमने यहाँ पर कंपाइलर को बता दिया है कि ए नाम का जो भी वेरिएबल है उसका डेटा टाइप कौन सा है, तो कि वो डिराइव डेटा टाइप है, एरे टाइप का है, और उसका प्राइमरी डेटा टाइप क्या है, तो के इंटीजर। तो फंक्शन कॉल में दोबारा हमें उसको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब ये फंक्शन कॉल होगा तब ये डायरेक्टली वैल्यू कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर जो भी लिखा होगा डेटा टाइप उसके हिसाब से वो मैच करेगा। तो यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट कौन सा है, तो कि ए है, तो हमारे मेन फंक्शन में ए कौन सा टाइप का है, तो कि वन टाइप ऑफ एरे है। तो एडिशन वाले जो फंक्शन है उसको फर्स्ट आर्ग्यूमेंट भी क्या चाहिए, एरे चाहिए, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, तो कि सिंपल इंटीजर वैल्यू है, तो फंक्शन जो एडिशन नाम का है उसको भी क्या चाहिए, इंटीजर वाली वैल्यू चाहिए, तो वो उसको भी क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। सर आपने फंक्शन में कुछ आउटपुट के लिए कुछ लिखा नहीं है? हाँ ठीक है, तो हमने आउटपुट फंक्शन के अंदर प्रिंट नहीं करवाया है। तो जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो इंटरनली एडिशन होगा लेकिन कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, मैं जानता हूं कि आप सब लोगों को इसका एडिशन करना आता है, इसलिए मैं ये नहीं पूछ रहा था कि 28 प्रिंट होगा कि 27 प्रिंट होगा। आपको यहाँ पर फंक्शन का डेफिनेशन में देख के बताना था कि आउटपुट क्या प्रिंट होगा। तो फंक्शन डेफिनेशन में हमने प्रिंट के लिए कोई भी स्टेटमेंट लिखा ही नहीं है आउटपुट के लिए। तो कभी कभी बार आप ऐसी गलती कर सकते हो, इसलिए मैंने इस पॉइंट पे हाईलाइट किया कि यहाँ पर हमने फंक्शन का वैल्यू जो कंप्यूट करता है उसको भी हमने रिटर्न नहीं करवाया है, और फंक्शन के अंदर जो भी कंप्यूट वैल्यू होके टोटल वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई है फाइनल आंसर हमारा, वो भी हमने प्रिंट नहीं किया है। हमारा फंक्शन एग्जैक्टली सही है, कोड भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन गलती क्या है कि सिर्फ हमने हमारे आंसर को प्रिंट नहीं करवाया है, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो आपको कोई भी एरर भी नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि एरर कभी दिखाता है आपका प्रोग्राम कि कंपाइलर को ऐसा लगे कि कहीं पर भी आपके सिंटैक्स की एरर है, या फिर आपने जो इंटीजर की जगह फ्लोट वैल्यू दे दी है कहीं पर भी, तब उस सिचुएशन में आपको कंपाइलर एरर दिखाएगा, अदरवाइज आपको कंपाइलर एरर नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये अगर ये टाइप का ये प्रोग्राम आप रन करोगे तो कंपाइलर आपको एरर नहीं देगा, क्योंकि ये एरर है वो क्या है, लॉजिकल एरर है। क्या है? लॉजिकल एरर। कंपाइलर कौन सी एरर देगा, सिर्फ सिंटेक्स वाली एरर होगा, उसको कंपाइलर आपको बताएगा। ठीक है, लॉजिकल यानी कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में कंपाइलर को नहीं पता है। आपने सोच लिया तो उसको प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सी प्रोग्राम के अलग अलग जो सिंटेक्स है उसका इस्तेमाल करोगे, और उसमें आपने लिखने में कहीं पर भी गलती की है तो वो सी प्रोग्राम का कंपाइलर है वो आपको बता के देगा, क्योंकि सिंटेक्स के बारे में हमसे ज्यादा कंपाइलर ज्यादा जानता है। ठीक है, कि किस तरीके से हर एक की सिंटेक्स लिखी जाती है, वो पहले से ही कंपाइलर के अंदर फीड की गई है। तो वो कंपाइलर हर एक सिंटेक्स को मैच करेगा। अगर किसी भी रूल के हिसाब से आपने सिंटेक्स नहीं लिखा है तो वहां पर आपको एरर देगा।
लेकिन लॉजिक क्या है वो तो आपको खुद से सोच के लिखना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लॉजिक में ये जो कोड लिखा हो क्या होगा, आपका लॉजिक होगा। ठीक है, जो भी टास्क परफॉर्म करने के लिए आप कोड लिखोगे उसको हम क्या बोलेंगे, लॉजिक बोलेंगे। तो यहाँ पर आपने लिख दिया है कि एडिशन का टास्क करना है, लेकिन बाद में आपने उसको प्रिंट नहीं करवाया, तो ये क्या हो गया, लॉजिकल एरर हो गया। कंपाइलर उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कंपाइलर को थोड़ी पता है कि आपको टोटल कंप्लीट करने के बाद उसको डिस्प्ले करवाना है। वो तो प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंडेंट है कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको उसको डिस्प्ले करना है, कभी कभी नहीं करना होता है, तो वो टोटली प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमने यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया था, तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। अगर हमें आउटपुट चाहिए तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, तो कि printf %d क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो टोटल वेरिएबल है वो कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। उसके बाद हम टोटल लिख देंगे, तो अब हमारा आंसर जो ये 27 है वो प्रिंट होके आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, अभी हम इसको हाँ, डाउट है तो पूछो पहले कोई भी। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो हमने एडिशन वाला फंक्शन यहाँ पर डिस्कस किया है कि जिसके अंदर हम एरे को एज ए आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास करेंगे, तो उसको हम प्रोग्रामेटिकली क्या करते हैं, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि जो चीज़ हमने डिस्कस की है वो सही तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट के स्टेटमेंट को, फंक्शन को हमें यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, stdio.h नाम की जो भी लाइब्रेरी है उसको हम हमारे प्रोग्राम के साथ लिंक कर देंगे, और यहाँ पर हमारा जो मेन फंक्शन है उसको हम लिख देंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें खुद का फंक्शन लिखना है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखना है, तो हमें क्या करना होगा, पहले हमारे फंक्शन का डिक्लेरेशन करना होगा। तो यहाँ पर मैं मेन के बाहर क्या कर देता हूँ, मेरे फंक्शन का डिक्लेरेशन कर देता हूँ। फंक्शन का नाम क्या रखेंगे हम, तो के एडिशन। उसमें जो हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो कि एरे टाइप का रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूँ तो भी चलेगा, अगर मैं वेरिएबल का नाम नहीं लिखता हूँ तो भी चलेगा। और दूसरा आर्ग्यूमेंट, फॉर एग्जांपल मुझे क्या चाहिए, इंटीजर टाइप का चाहिए, तो मैं सिर्फ यहाँ पर इंटीजर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर कोई भी वेरिएबल का नाम नहीं लिखता हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, फंक्शन का यहाँ पर डिक्लेरेशन मैंने कर दिया। अब मुझे फंक्शन का डेफिनेशन लिखना है, तो डेफिनेशन में कहाँ पर लिखूंगा, तो कि मेन फंक्शन के बाहर लिखूंगा डेफिनेशन। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंटीजर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर b लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इंटीजर साइज लिखता हूँ, और मेरा यहाँ पर फंक्शन का डेफिनेशन मैंने बॉडी ओपन कर दिया। देखो यहाँ पर मैंने फंक्शन डेफिनेशन में कौन सा वेरिएबल का नाम लिया है, ए वेरिएबल का नाम लिया है, सॉरी यहाँ पर डिक्लेरेशन के अंदर, और जहां पर मैंने फंक्शन डेफिनेशन लिखा वहां पर मैंने वेरिएबल का नाम क्या लिखा है, बी लिखा है। तो ये प्रोग्राम चलेगा कि नहीं चलेगा, यानी कि प्रोग्राम एरर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, कोई बता सकता है? नहीं सर दिखाएगा शायद। ओके, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि ठीक है, अभी हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, प्रोग्राम का पूरा लॉजिक लिख लेते हैं। बाद में हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम एरर दिखाता है कि नहीं दिखाता है। अगर नहीं दिखाता है तो क्यों नहीं दिखाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम एज इट इज रहने देते हैं। हमें क्या करना है, अभी एडिशन के फंक्शन के अंदर जो हमारा एरे हमें आर्ग्यूमेंट के तौर पे मिला है उसका हमें क्या करना है, यहाँ पर हर एक एलिमेंट का एडिशन करना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे दो वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो आई जो कि लूप को कंट्रोल करेगा, दूसरा वेरिएबल टोटल कि जिसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 एलिमेंट को स्टोर करवाएंगे, और लास्ट में टोटल की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, वहां पर प्रिंट कर देंगे। तो
यहाँ पर मैं फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई की वैल्यू में 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ और हमें एग्जिट कंडीशन क्या लिखना है कि आई लेस देन साइज, यानी कि एरे का जो साइज होगा उससे वहां तक हमारा जो फॉर लूप है वो रोटेट होगा और उसके बाद लूप हमारा क्या हो जाएगा, वहां पर एग्जिट हो जाएगा। तो ये फॉर लूप हमने लिख दिया। अब फॉर लूप की बॉडी में हमें जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो लिखना है। तो कौन सा टास्क करना है, तो कि टोटल के अंदर हमें क्या करना है, जो भी एलिमेंट को हम रीड कर रहे हैं उसकी वैल्यू को हमें वहां पर क्या करना है, स्टोर करवाना है। तो हम कौन से एलिमेंट की वैल्यू रीड कर रहे हैं, तो कि हमारे बी वेरिएबल के अंदर, यानी कि बी नाम का जो एरे है उसके अंदर हर एक एलिमेंट को हमें 1 बाय 1 रीड करना है। तो जब आई की वैल्यू इनिशियली 0 होगी तो 0 नंबर की इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू टोटल के अंदर जाएगी। उसके बाद जब आई की वैल्यू 1 होगी तब जो 1 नंबर की इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी उसकी ये वो वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू टोटल वेरिएबल है उसके अंदर क्या हो जाएगी, वहां पर ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से हर एक इटरेशन में एरे के अंदर से जो भी नेक्स्ट वैल्यू होगी वो 1 बाय 1 रीड करेंगे और जो भी वैल्यू रीड की है उसको हम टोटल के अंदर ऐड करते जाएंगे। तो जैसे ये फॉर लूप कंप्लीट होगा, यानी कि फॉर लूप से हम बाहर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल वेरिएबल के अंदर जो भी फाइनल आंसर होगा एडिशन का हर एक एलिमेंट का एरे का, वो हमें टोटल वेरिएबल के अंदर मिलेगा। तो उसको हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूजर फ्रेंडली मैसेज लिख देते हैं कि एडिशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर, यहाँ पर हम परसेंटेज डी करके टोटल की वैल्यू को यहाँ पर क्या करवा देते हैं, हम प्रिंट करवा देते हैं। तो ये हमारा फंक्शन का डेफिनेशन हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, मेन फंक्शन के अंदर से हमें फंक्शन को कॉल करना है। तो मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, एरे ए को स्टैटिकली क्या कर देते हैं, अभी डिक्लेयर कर देते हैं और उसके अंदर हम कुछ वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एडिशन नाम का फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। तो जब कभी भी आप फंक्शन कॉल करो तभी आपको पैरामीटर कौन सा है वो आपको एक्सटर्नली बताने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जो भी वेरिएबल का नाम आप पास ऑन करोगे वो पहले से ही कंपाइलर को पता होगा, क्योंकि उसको आपने मेन फंक्शन के अंदर क्या किया होगा, वहां पर डिक्लेयर किया होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर एरे ए को डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, जब फंक्शन कॉल करोगे तभी सिर्फ आपको एरे का नाम वहां पर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, तो अभी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि सही तरीके से वर्क करता है कि नहीं। तो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए कि टोटल जो एडिशन का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, हमारे पास 24 होना चाहिए, जो कि हमें आउटपुट में यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखो डिक्लेरेशन में क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है और डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। दोनों वेरिएबल के नाम क्या हो गए, यहाँ पर चेंज हो गए हैं, फिर भी हमारा प्रोग्राम विदाउट एरर एग्जीक्यूट हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था, क्या बताया था कि जो भी डिक्लेरेशन का जो भी सिंटेक्स होगा वैसे का वैसा सेम आपको कहाँ पर लिखना है, डेफिनेशन के अंदर। इनिशियली जब हमने फंक्शन का कंसेप्ट स्टार्ट किया था डिस्कस करने को, तभी मैंने आपको ये चीज बताई थी। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपने बताया कि अगर ये दोनों अलग अलग है तो हमारा प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। बट इनिशियली मैंने ऐसा आपको क्यों बोला था, क्योंकि इनिशियली कभी कभी क्या करते हो, आप लर्निंग स्टेज में होते हो तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। और बाद में तो फंक्शन का जो भी कोड है उसके अंदर आप वापस से यहाँ पर वेरिएबल बी की जगह आप क्या करते हो, ए का इस्तेमाल करते हो। तो उस टाइम पे यहाँ पर आपको कंपाइलर एरर दिखाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने
को जो भी वेरिएबल मिला है उसका नाम क्या है, बी है। आपने डिक्लेरेशन में ये लिखा है, नो प्राउड, लेकिन जब आपने डेफिनेशन लिखा है तभी आपने वेरिएबल का नाम कौन सा लिखा है, बी लिखा है। तो इनिशियल स्टेज पे इसलिए मैंने बताया था कि दोनों को आपको सेम रखना है, लेकिन वो सिर्फ किसके लिए था, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के लिए था, ताकि आपकी गलती ना हो सके। लेकिन ऐसा कोई रूल्स नहीं है सी प्रोग्राम के अंदर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हम डिक्लेरेशन और डेफिनेशन की जो हेडर है वो दोनों सेम रखते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ताकि हमारी इस टाइप की गलती ना हो सके। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है सी प्रोग्राम के अंदर कि आपको दोनों सेम ही रखने हैं। अगर आप अलग अलग रखना चाहो तो रख सकते हो। तो इस तरीके का काउंटर क्वेश्चन आपको जब कभी भी इंटरव्यू होगा तो आपको पूछ सकते हैं कि अगर डिक्लेरेशन में इस तरीके से लिखा है और डेफिनेशन में इस तरीके से लिखा है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, उस टाइम पे ज्यादातर लोग बताते हैं कि नहीं होगा, क्योंकि जब कभी भी उसको उसके टीचर ने सिखाया होता है कि दोनों सेम रखना है, तो सेम किस तरीके से रखना है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के हिसाब से रखना है। लेकिन ऐसा रूल नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? सर अगर डिक्लेरेशन में आपने दो आर्ग्यूमेंट ली और डेफिनेशन में एक लिया तो एरर होगा? यस, तभी एरर होगा, क्योंकि उसको उस टाइप का मिलेगा ही नहीं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी चेंज नहीं होने चाहिए, और जिस मैनर में आपने, यानी कि फर्स्ट अगर आपने फ्लोट आर्ग्यूमेंट कंसीडर की है तो जब आप उसको डिफाइन करो तभी आपको फर्स्ट आर्ग्यूमेंट फ्लोट ही कंसीडर करना है। सिर्फ नाम चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर देखो डिक्लेरेशन के अंदर वेरिएबल का नाम नहीं लिखते हो तो भी चलता है, क्योंकि यहाँ पर आपका वेरिएबल का नाम का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरे पैरामीटर में देखो हमने वेरिएबल का नाम नहीं लिखा है, फिर भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। इससे पहले भी मैंने बताया था कि डिक्लेरेशन में अगर आप वेरिएबल का नाम नहीं लिखते हो तो भी चलेगा। डिक्लेरेशन टाइम पे कंपाइलर को किस चीज की जरूरत होती है कि आपका जो भी यहाँ पर पैरामीटर है, आर्ग्यूमेंट है, वो कौन से टाइप का आने वाला है, उससे ही कंपाइलर को मतलब रहता है। ठीक है, वेरिएबल से, नाम से मतलब नहीं रहता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर आप अगर फॉर एग्जाम्पल ए लिखा है उसको भी मैं हटा देता हूं तो भी मेरा इस सिचुएशन में प्रोग्राम भी क्या होगा, वापस से एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो वापस से हमारा प्रोग्राम यहाँ पर क्या होगा, सही तरीके से एग्जीक्यूट होगा और हमें आउटपुट दिखाएगा। क्योंकि यहाँ पर कंपाइलर को किससे मतलब है कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का है, तो कि हमने उसको पैरेंथेसिस की मदद से बता दिया कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपका कौन सा है, एरे है। ठीक है, तो जब फंक्शन डेफिनेशन होगा तो वहां पर भी वो चेक करेगा कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एरे है, यस ओके नो प्रॉब्लम। सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या है, तो के इंटीजर है, तो यहाँ पर भी इंटीजर है, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसी हिसाब से जब आप कॉल करोगे तभी भी आपको चेक किया जाएगा कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपका एरे है और आपका जो डेफिनेशन है फंक्शन का वो भी क्या कर रहा है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को एरे के तौर पे एक्सेप्ट कर रहा है। यानी कि उसमें भी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एरे होना चाहिए और सेकंड आर्ग्यूमेंट आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर टाइप का होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पहले 4 दे देता हूँ और बाद में ए देता हूँ, ठीक है, आर्ग्यूमेंट को चेंज कर देता हूँ तो और मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो प्रोग्राम आपको क्या दिखा देता है, यहाँ पर क्या दिखा दिया, यहाँ पर एरर दिखा दिया। क्या दिखा दिया, पहले तो आपको वार्निंग दिया कि पासिंग आर्ग्यूमेंट 1, यानी कि पहला आर्ग्यूमेंट है एडिशन का, मैक्स पॉइंटर फ्रॉम इंटीजर विदाउट कास्ट। ठीक है, ये कंपाइलर ने अपने हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्टीमेटली इसका मीनिंग क्या है कि जो आपने फंक्शन डिफाइन किया है उसके हिसाब से जहां पर आपने फंक्शन को कॉल किया है वो दोनों मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो एरो दिखा के बोला गया आपको कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट डिक्लेरेशन के अंदर कौन सा आपका एरे टाइप का है, लेकिन आपने उसमें कौन सा भेजा हुआ है, सिंपल इंटीजर। उसी तरह सेकंड पॉइंट में भी आपको बोला गया है यहाँ पर
कि दूसरा आर्ग्यूमेंट आपका क्या है, सिंपल इंटीजर है, लेकिन उसके अंदर आपने कौन सा भेजा हुआ है, एरे टाइप का। यहाँ पर पॉइंटर फ्रॉम इंटीजर लिखा हुआ है, यानी कि वो वन टाइप ऑफ क्या है, एरे। ये पॉइंटर फ्रॉम इंटीजर है, उसको आप एरे किस तरीके से बोल सकते हो वो हम डिस्कस करेंगे कभी, जब हम पॉइंटर को डिस्कस करेंगे तभी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखो इंटीजर स्टार, स्टार का मतलब क्या होगा, पॉइंटर, यानी कि आपको चाहिए सिंपल इंटीजर, लेकिन आपको मिल रहा है कौन सा है, इंटीजर स्टार, यानी कि एरे। समझ में आ रहा है सबको? तो इस तरीके से आप आर्ग्यूमेंट को भी चेंज करोगे तो भी आपका फंक्शन सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। जिस मैनर के अंदर आपने फंक्शन को डिफाइन किया है उसी मैनर में आपको वहां पर फंक्शन कॉल टाइम पे आर्ग्यूमेंट को पास ऑन करना है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है, यस और नो? नो सर। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी फंक्शन के अंदर एरे को डायरेक्टली पास कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर डिक्लेरेशन वाला जो ये सेक्शन है वो लाइन को भी मैं कमेंट कर देता हूँ, यानी कि मैं निकाल देता हूँ, तब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा? ओके, हम एग्जीक्यूट करके ही देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, कुछ वार्निंग मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन एडिशन, ठीक है, ये डिक्लेरेशन नहीं किया है तो उसने क्या कर दिया, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन कर दिया। देखो इम्प्लिसिट मतलब कंपाइलर ने खुद से ही क्या कर लिया, फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया, अगर हमने नहीं किया है तो भी ये चीज ऑटोमेटिक हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका कंपाइलर है वो लेटेस्ट वर्जन वाला है, इसमें ये सारी चीजें डिफाइन कर दी गई है कि अगर आप फंक्शन का डिक्लेरेशन ना करो और आपके पास डेफिनेशन है तो उसके हिसाब से कंपाइलर खुद से अपने आप से क्या कर देगा, आपके फंक्शन को डिक्लेयर कर देगा वहां पर। समझ में आ रहा है सबको? लेकिन अगर आप पुराने वाला जो कंपाइलर यूज कर रहे होते हो तो वहां पर आपको एरर दिखाता, क्योंकि उस कंपाइलर में ये सारी चीजें फीड की हुई नहीं थी। तो जो पुराना कंपाइलर था तो उसमें कंपलसरी था कि अगर आपने डिक्लेरेशन मैन्युअली नहीं किया है तो वो आपको क्या दिखाता था, वहां पर एरर दिखाता था। लेकिन ये जो लेटेस्ट कंपाइलर आ गए उसके अंदर ये सारी चीजें एक्स्ट्रा ऐड की गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका फंक्शन का इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन वो आपको वार्निंग के तौर पे दिखाई देता है ताकि आप क्या कर सको, उस चीज को करेक्ट कर सको और उसके साथ में आपको आंसर फंक्शन कॉल का मिलता है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ये चीजें क्यों हुई यहाँ पर? देखो हमारा जो सी प्रोग्राम है उसका जो एग्जीक्यूशन का मैनर है वो कौन सा है, टॉप से स्टार्ट होता है और बॉटम तक जाता है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर आप कोई भी वेरिएबल का यूज कर रहे हो तो उसका डिक्लेरेशन उसका यूज करने से पहले होना चाहिए, ठीक है। कोई भी वेरिएबल को यूज करते हो तो उसका डिक्लेरेशन वेरिएबल का यूज करने से पहले होना चाहिए, ठीक है। अगर डिक्लेरेशन नहीं होगा तो आपको क्या बताएगा, वो एरर दिखाएगा कि ये नाम का जो भी वेरिएबल है वो हमारे लिस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है, यानी कि वो कंपाइलर उसको जानता नहीं है। तो सेम चीजें फंक्शन के अंदर भी एप्लीकेबल होती है। अगर आपको फंक्शन को इस्तेमाल करना है तो पहले आपको क्या करना होता है, फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है, तभी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। फंक्शन डिक्लेयर मतलब फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पर अगर आप मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हो तो पहला लाइन ये वाला एग्जीक्यूट होगा एरे का, दूसरा कौन सा होगा एग्जीक्यूट, ये वाला होगा,
ठीक है, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा और हमने डिक्लेरेशन नहीं किया हुआ है तो कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि एडिशन नाम का कोई फंक्शन अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, उससे पहले हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपको फंक्शन का डिक्लेरेशन नहीं करना है तो आपको क्या करना चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा फंक्शन का डेफिनेशन है वो आप कहाँ पर ले जा सकते हो, मेन फंक्शन से पहले ले जा सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से काम करता है। तो देखो यहाँ पर कोई भी वार्निंग आपको नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हम 1 बाय 1 स्टेटमेंट आते हैं। ठीक है, तो पहले हमारा ये जो फंक्शन है जो कि हमने डिफाइन किया हुआ है वो कंपाइलर ने रीड कर लिया है, लेकिन उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट करेगा? तो कि मेन फंक्शन की फर्स्ट लाइन से ही स्टार्ट करेगा। उससे पहले जितना भी होगा वो सारा वो उसके मेमोरी में अवेलेबल रहेगा, लेकिन एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से होगा? मेन फंक्शन के अंदर से। तो जैसे ही हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, रन किया, तो पहले जो हमारा एडिशन नाम का जो यूजर डिफाइंड फंक्शन था उसको कंपाइलर ने रीड कर लिया और अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर दिया कि ये प्रोग्राम के अंदर कोई इस नाम का फंक्शन अवेलेबल है। उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से होगा? तो कि मेन फंक्शन के अंदर से होगा। जैसे ही एडिशन वाला फंक्शन कॉल किया तो उसने रिमेम्बर किया कि हमने कुछ एडिशन नाम का रीड किया हुआ था पहले, तो डायरेक्टली उसने उसको कॉल कर दिया। अगर आप सेम ब्लॉक वही चीज आप बाद में लिखते हो तो उसको पता नहीं रहता है कंपाइलर को कि ऐसी चीज कोई भी अवेलेबल है। तो अगर आप यूजर डिफाइंड फंक्शन मेन फंक्शन के बाद में लिखते हो तो उस केस के अंदर आपको डिक्लेरेशन करना जरूरी है। अगर आप यूजर डिफाइंड फंक्शन को मेन फंक्शन से पहले लिखते हो तो उस केस के अंदर आपको डिक्लेरेशन नहीं करोगे तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस यस सर। सर। ये जो चीज थी सेकंड अभी मैंने बताई वो सिर्फ क्या है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है कि अगर आपको कोई भी इंटरव्यू में जा रहे हो उस टाइम अगर आपको इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं उसके लिए है। अगर आपको थ्योरी एग्जाम जो जीटीयू की आएगी उसके अंदर आपको पूछा जाए कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसको आपको प्रोग्राम के अंदर लिखना है तो किस तरीके से लिखना है, तो उसमें हमें जो भी स्टैंडर्ड मेथड है उसके हिसाब से ही जाना है। पहले हम क्या करेंगे? डिक्लेरेशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसका डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद कॉल करेंगे। तो इसी फॉर्मेट के साथ आपको वहां पर आंसर लिखना है थियरी के अंदर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? कॉल बाय वैल्यू। क्या है हमारे पास? कॉल बाय वैल्यू। कॉल यहाँ पर जो है वो किसके रेफरेंस में लिया गया है कि जब हम फंक्शन कॉल करते हैं वो वाला कॉल है, यानी कि जब हम फंक्शन कॉल करते हैं उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट के तौर पे जो पास कर रहे हैं वो क्या है? वैल्यू है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो सपोज हमारे पास यहाँ पर एडिशन नाम का फंक्शन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल वॉइड एडिशन और उसके अंदर मेरे पास दो वेरिएबल है। ओके, मैं एडिशन की जगह सिर्फ एक ही वेरिएबल वाला फंक्शन लिखता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल वॉइड इंक्रीमेंट वाला लिखता हूँ। इंक्रीमेंट इंटीजर x। अब ये जो फंक्शन है उसके अंदर क्या हो रहा है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 में कर रहा हूँ और बाद में क्या कर देता हूँ मैं
वैल्यू को यहाँ पर कुछ भी प्रिंट वगैरह नहीं कराता हूँ, ठीक है। सिर्फ मैं इतना ही रखता हूँ कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, यानी कि आर्गुमेंट के तौर पे जो भी वैल्यू आएगी उसमें क्या हो जाएगा, 2 का एडिशन हो जाएगा। इस तरीके का सिंपल फंक्शन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट भी कर देता हूँ यहाँ पर कि प्रिंट एफ परसेंटेज डी और एक्स, यहाँ पर मैं प्रिंट भी कर दिया उसका वैल्यू। अब सपोज मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा इंक्रीमेंट वाला फंक्शन हमने लिखा है उसको मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटीजर x इज इक्वल टू 10 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले ये जो इंक्रीमेंट वाला फंक्शन है उसको मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट वाले फंक्शन के अंदर मुझे एक आर्ग्यूमेंट देना है। कौन सा आर्ग्यूमेंट देना है, तो क्या इंटीजर टाइप का। तो हमारा एक्स वेरिएबल है वो भी क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो मैं उसको आर्ग्यूमेंट के तौर पे यहाँ पर पास कर देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 लिखता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वापस से प्रिंट करता हूँ x को। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x इनसाइड मेन इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और x की वैल्यू में यहाँ पर आपको पास ऑन कर देता हूँ ताकि x वेरिएबल प्रिंट हो हमारा। और उसके बाद मैं प्रोग्राम को कंप्लीट कर देता हूँ। मेन फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मुझे कोई बता सकता है कि जब मैं ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा ये फंक्शन के साथ में, दोनों एक ही प्रोग्राम में लिखे गए हैं, तो इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, कोई बता सकता है? 15 पहले 12 मिलेगा, फिर लिखाएगा x इनसाइड मेन इक्वल टू 13। 12 और ये स्टेटमेंट x इनसाइड मेन इज इक्वल टू 13। 13। ओके, और कोई आंसर? तो यहाँ पर इस तरीके का आउटपुट आपने किस कौन से बेसिस पर बताया, एक बता सकते हो आप? सर वो इंक्रीमेंट से होगा ना, तो इसमें जाएगा 10 प्लस 2 हो जाएगा, पर ये तो लोकल हो गया ना x, तो इसमें नहीं होगा। तो इसमें x जो ग्लोबल वाला है 10, तो 10 प्लस 3 फिर ये आएगा। यस एग्जैक्टली, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपने जो वेरिएबल की वैल्यू पास की है यहाँ पर आपने x लिखा हुआ है, ठीक है। तो x मतलब क्या है कि x की जो भी वैल्यू है वो वहां पर जा रही है, ना कि x वेरिएबल का एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर जो x लिखा है उसका मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, तो फंक्शन कॉल इस तरीके से होगा कि इंक्रीमेंट 10, x की वैल्यू वहां पर जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए कॉल बाय वैल्यू, अब तक जितने भी हमने फंक्शन कॉल किए हैं सभी कौन से हैं, तो कि कॉल बाय वैल्यू टाइप के हैं। कौन से टाइप के हैं, कॉल बाय वैल्यू। हमने हर एक फंक्शन को किससे कॉल किया है, वैल्यू से कॉल किया है, ठीक है। हमने अब तक जितने भी फंक्शन कॉल किए हैं उसमें क्या किया है, या तो हमने डायरेक्टली कोई ना कोई वैल्यू पास की है, कोई भी इंटीजर वैल्यू, या फिर हमने क्या किया है, कोई वेरिएबल का नाम दिया है। वेरिएबल का नाम दिया है तो उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर वेरिएबल का नाम दिया है तो कंपाइलर क्या करेगा, पहले ये जो वेरिएबल है उसकी जितनी भी वैल्यू होगी उसकी क्या होगी, यहाँ पर कॉपी क्रिएट होगी, ठीक है। क्या होगा, कॉपी क्रिएट होगा, और बाद में वो जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ पर पास ऑन होगी, जो भी फंक्शन कॉल किया है उसके अंदर जाएगी। तो यहाँ पर हमारे केस में कौन सा फंक्शन है, यहाँ पर इंक्रीमेंट वाला है। तो यहाँ पर जो x है उसके अंदर ये 10 वैल्यू ही आएगी डायरेक्टली,
x के अंदर यहाँ पर क्या आएगा 10 वैल्यू आएगा, और यहाँ पर जो इंक्रीमेंट वाला फंक्शन है उसके अंदर x का वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट होगा, बाद में वो प्रिंट हो जाएगा। अब जब हम वापस मेन फंक्शन में आते हैं और ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा वो एग्जीक्यूट करते हैं, तब हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो कि यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू 10 है वो वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे, ना कि यहाँ पर 12 हुई है वो वाली, क्योंकि उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। आपके मेन फंक्शन को पता ही नहीं है कि आपकी x जो वैल्यू है उसका इंक्रीमेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो वैल्यू है वो फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट हुई है, ना कि बाहर। ठीक है, तो ये जो इसका स्कोप रहता है वो विद इन द फंक्शन रहता है, फंक्शन के बाहर उसका स्कोप नहीं आएगा। तो मेन फंक्शन के अंदर जो x वेरिएबल है वो कौन सा है मेन फंक्शन के जानकारी के अंदर, तो कि x का वैल्यू 10 है। तो अब वापस से यहाँ पर क्या होगा, 10 के अंदर 3 क्या होगा, एडिशन होगा, यानी कि 3 का इंक्रीमेंट होगा और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा, मेन के अंदर जो भी x का वैल्यू है वो क्या होगा वहां पर 13 होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अभी हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले तो हमारा जो इंक्रीमेंट वाला फंक्शन है उसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ वॉइड इंक्रीमेंट। यहाँ पर हम इंटीजर वाले वेरिएबल की वैल्यू कंसीडर करते हैं, उसके बाद में मेन फंक्शन लिख देता हूँ। मेन फंक्शन के बाहर मैं हमारा जो इंक्रीमेंट वाला फंक्शन है उसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर x की वैल्यू को क्या कर देता हूँ इंक्रीमेंट कर देता हूँ, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। उसके बाद x की वैल्यू को मैं प्रिंट करवा देता हूँ और मैं लिख देता हूँ कि इनसाइड यूजर डिफाइन फंक्शन x इक्वल टू परसेंटेज d, और वहां पर मैं x वेरिएबल की वैल्यू को पास कर दूंगा। ठीक है, अब मेन फंक्शन के अंदर से हम क्या करते हैं, पहले तो x वेरिएबल की वैल्यू 10 वहां पर डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा इंक्रीमेंट वाला जो फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे कॉल करेंगे, और उसके अंदर हम वैल्यू देंगे किसकी, तो कि x वेरिएबल की। उसके बाद वापस से हम क्या करेंगे, x वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे वहां पर इंक्रीमेंट करेंगे 3 से, और उसके बाद वापस से हम क्या करेंगे x की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे, और इस बार हम लिखेंगे इनसाइड मेन फंक्शन x इज इक्वल टू परसेंटेज d करके हम x की वैल्यू को वहां पर प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर हमें क्या मिलता है। यहाँ पर मैं स्लैश एन लगा देता हूँ ताकि न्यू लाइन से आंसर प्रिंट होकर आए, ताकि हमें अलग अलग स्टेटमेंट सही तरीके से वहां पर दिखे। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट जो हमारा है इनिशियली x का वैल्यू क्या है 10 है। जैसे ही हमने इंक्रीमेंट वाला फंक्शन कॉल किया तो क्या हुआ, x की वैल्यू यहाँ पर क्या कंसिडर होके आई 10 होके आई। तो ये जो 10 वैल्यू है वो इंक्रीमेंट वाला जो x वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो गई। तो इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर क्या हुआ कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, यानी कि 10 प्लस 2, और वापस से जो भी आंसर आता है कहाँ पर स्टोर हो गया x के अंदर। और वो आंसर हमें कहाँ पर हमें मिला, x वेरिएबल के अंदर मिला, और उसको हमने वहां पर प्रिंट कर दिया। तो पहला स्टेटमेंट वो यहाँ पर हमें आउटपुट में मिल रहा है कि इनसाइड यूजर डिफाइंड फंक्शन x इज इक्वल टू 12। अब ये जो फंक्शन कॉल हो गया उसका सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद वापस से कंट्रोल कहाँ पर आएगा, ये फंक्शन के कॉलिंग के नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आएगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 लिखा हुआ है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, तो कि मेन फंक्शन के अंदर जो x का वैल्यू है वो क्या है 10 है। जो x का वैल्यू चेंज हुआ वो कहाँ पर चेंज हुआ, तो कि इंक्रीमेंट वाले फंक्शन के अंदर। इन दोनों फंक्शन के अंदर जो सेम नाम के वेरिएबल है लेकिन उसका एरिया चेंज हो जाता है तो उसकी वैल्यू
वहां पर क्या होगी, अलग अलग होगी। दोनों वेरिएबल का जो एड्रेस होगा मेमोरी में वो भी क्या होगा, आपका अलग अलग होगा। ये चीज मैंने आपको पहले बताई हुई थी। तो यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर जो x है उसका वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। तो उसके अंदर 3 ऐड करोगे तो आपको वहां पर उसका वैल्यू क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगा वो आपका क्या होगा कि मेन फंक्शन में क्या वैल्यू आएगा, 13। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यहाँ पर देखो मैं आपको एड्रेस प्रिंट करके दिखाता हूँ वेरिएबल का। ठीक है, दोनों वेरिएबल का मैं एड्रेस आपको प्रिंट करके बताता हूँ ताकि आपको ज्यादा आइडिया लगेगा कि कंपाइलर में इसका जो अलोकेशन है वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू निकाल के क्या कर देता हूँ, उसका एड्रेस प्रिंट करता हूँ। तो एड्रेस प्रिंट करने के लिए आपको क्या लिखना है, कौन सा स्पेसिफायर यूज करना है, तो के यू जो आपका है उसको आपको क्या करना है, वहां पर स्पेसिफाई करना है। और किसका एड्रेस प्रिंट करना है, क्योंकि एक्स वेरिएबल का प्रिंट करना है तो उसको रिफर करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो एड्रेस ऑपरेटर है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है कि यहाँ पर वैल्यू प्रिंट होगी किसकी, क्योंकि एक्स वेरिएबल का जो भी एड्रेस होगा मेमोरी में उसका जो भी नंबर होगा जिस, ठीक है, वो क्या होगा, प्रिंट होगा। सेम वे में इंक्रीमेंट वाला जो फंक्शन है उसके अंदर जो एक्स वेरिएबल है उसका मेमोरी में जो भी एड्रेस होगा वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम को वापस से एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो यहाँ पर कुछ वार्निंग आ रही है, ठीक है, लेकिन अभी हम वार्निंग को क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे। और हमें यहाँ पर क्या देखना है, देखो ये दोनों जो लाइन है वहां पर देखो, यहाँ पर जो x का वैल्यू है फर्स्ट में वो कौन सा आ रहा है, 37792302204, यानी कि मेन फंक्शन के अंदर, सॉरी ये यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी कि जो इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर जो भी x वेरिएबल है उसका मेमोरी एड्रेस क्या है, कुछ इस तरीके का है, 37792302204। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, ओके, मेन फंक्शन के अंदर जो भी x वेरिएबल है यहाँ पर ये वाला, उसका मेमोरी में एड्रेस क्या है, तो के 37792302228। तो आगे के ये जो लेटर्स है वो सेम है, लास्ट 3 डिजिट है वो क्या है, डिफरेंट है आपके। सॉरी गलती से हो गया, वापस से मैं लिख देता हूँ 33792302204 और 37792302228। तो यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट है वो आपके क्या है, मेमोरी एड्रेस के चेंज हो रहे हैं, आगे का सारा सेम रहता है। इन शॉर्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो दोनों वेरिएबल है, नाम भले ही दोनों का एक्स एक्स रखा है हमने, लेकिन दोनों का जो मेमोरी एड्रेस है, मेमोरी में अलोकेशन है, वो अलग अलग जगह पर हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट वाला फंक्शन है उसके अंदर जो एक्स वेरिएबल है उसका डेटा कहाँ पर स्टोर है, तो कि ये वाले एड्रेस पर, 204 वाले एड्रेस पर। और मेन फंक्शन के अंदर जो एक्स वेरिएबल है हमारा यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया है उसका वैल्यू कहाँ पर स्टोर है, तो कि 228 नाम का जो एड्रेस है वहां पर स्टोर है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर नाम भले ही सेम हो दोनों का एक्स एक्स, लेकिन मेमोरी में उसका अलोकेशन क्या है, अलग अलग है, तो दोनों क्या करेंगे, इंडिविजुअल यूनिट यानी कि इंडिविजुअल में आपका जो वेरिएबल है उसकी तरह काम करेंगे। दोनों का वैल्यू अलग अलग चेंज होगा। अगर आपको दोनों की वैल्यू में सेम चेंजेस करना है तो आपको सेम ऑपरेशन दोनों के ऊपर परफॉर्म करना होगा। एक के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने से उसका इफेक्ट दूसरे के ऊपर नहीं आएगा डायरेक्टली। समझ में आ रहा है सबको? यस सर।
हेलो। हेलो। और आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर सबको समझ में आ रहा है दोनों का वैल्यू क्यों डिफरेंट आ रहा है हमारे पास? यस सर। यस सर। तो इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो अभी। नो। ये जो कंसेप्ट था आपका, वो क्या था? कॉल बाय वैल्यू वाला था। कॉल बाय वैल्यू मतलब जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तभी क्या होता है, जो भी वेरिएबल हम यहाँ पर पास ऑन करते हैं फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के अंदर, तो उसमें क्या होता है, वेरिएबल का कॉपी जनरेट होता है। और जो कॉपी वैल्यू जनरेट होती है, ठीक है, कॉपी वैल्यू जनरेट होती है, वो कहाँ पर जाती है? जो हमने फंक्शन कॉल किया है उसके पास कौन सी वैल्यू जाएगी? तो कि कॉपी वैल्यू जाएगी, ना कि एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू एज इट इज रहेगी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है एक्चुअल में, कि यहाँ सपोज ये मेमोरी ब्लॉक अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर दो ही मैं ब्लॉक बना रहा हूँ। तो ये लाइट, ये जो पिंक मैंने लिखा हुआ है एक्स, वो हमारा कौन सा है? तो के मेन फंक्शन वाला के साथ में जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ वो क्या है? हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन का है एक्स वेरिएबल। ठीक है, यानी कि दोनों का एड्रेस क्या है? अलग अलग है। जैसा कि हमने देखा था कि मेन फंक्शन का फॉर एग्जांपल क्या था? 224 था, और इसका क्या था? फॉर एग्जांपल 302। तो दोनों का जो एक्स वेरिएबल है उसका एड्रेस क्या है हमारे पास? अलग अलग है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने फंक्शन कॉल किया था तभी हमने क्या किया, जो भी हमने वैल्यू पास करना चाहते थे, जो भी वेरिएबल को पास करना चाहते थे, उसकी वैल्यू वहां पर क्या हुई? पहले जो भी वैल्यू है उसका कॉपी जनरेट हुआ, बाद में वो जो जनरेट हुई कॉपी है वो यहाँ पर पास ऑन हुई। ठीक है, कॉपी जनरेट हुआ मतलब एक्चुअल में से ये डुप्लीकेट वैल्यू जनरेट हुई, बाद में ये वाली जो वैल्यू है, एड्रेस है, ये वाला एक्स का एड्रेस है, वो हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन को मिला। उससे क्या होगा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर जो भी एक्स की वैल्यू में चेंज करोगे और रिफ्लेक्ट कहाँ होगी? ये 302 एड्रेस पर जो एक्स की वैल्यू है वहां पर वो रिफ्लेक्ट, ठीक है, वो मेन फंक्शन के एड्रेस पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। मेन फंक्शन के एड्रेस पर रिफ्लेक्ट कब होगी? कि जब आप x की वैल्यू को मेन फंक्शन के अंदर से क्या करोगे? मैनिपुलेट करोगे, उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन करोगे, तो वो वैल्यू यहाँ पर मेन फंक्शन का जो एड्रेस है वहां पर रिफ्लेक्ट होगी। दोनों चीजें अलग अलग रिफ्लेक्ट होगी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अगर मुझे ऐसा कुछ करना है कि मेरे पास क्या हो, जो यहाँ पर मैं x की वैल्यू जो भी पास करूँ उसके ऊपर अगर ये यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर भी ऑपरेशन हो तो भी वो वहां पर रिफ्लेक्ट हो, और मेन के अंदर भी पास ऑन हो तो वहां पर भी वो क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? कोई बता सकता है? यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी वैल्यू है उसका कॉपी जनरेट करते हैं, उसको किसी और एड्रेस पर स्टोर करते हैं, बाद में
वो पर्टिकुलर एड्रेस हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर पास करते हैं। तो अगर आपको दोनों चीजें सेम वेरिएबल के अंदर रिफ्लेक्ट करवानी है तो हमें क्या करना होगा कि ये जो हम कॉपी यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं कॉल बाय वैल्यू की मदद से, ठीक है, यहाँ पर जो हम वैल्यू की मदद से कॉल कर रहे हैं उसकी जगह हमें कॉल किससे करना होगा, यहाँ पर वैल्यू कॉपी बनाने से बदले हमें क्या करना होगा, सेम वैल्यू यानी कि x वेरिएबल है उसका ही एड्रेस हमें यहाँ पर डायरेक्टली दे देना होगा, ताकि ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसके अंदर जो x वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो और डायरेक्टली उसी एड्रेस पर क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, जो कि एक्चुअल में मेन फंक्शन के x वेरिएबल का एड्रेस है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरा कॉपी जनरेट हो रहा है तो उसको दूसरा एड्रेस मिल रहा है। अगर हम कॉपी ही जनरेट ना करवाए तो क्या कर सकते हैं, सेम एड्रेस को हमें क्या करना होगा, यानी कि जो x वेरिएबल है उसका मेमोरी एड्रेस जो भी है वो हमें ये जो इंक्रीमेंट वाला यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसको बताना होगा कि आपको x की वैल्यू पर्टिकुलर एड्रेस की अवेलेबल है वहां से आप निकाल लो। फॉर एग्जांपल 224 नाम का एड्रेस है तो हम क्या करेंगे, x का एड्रेस यहाँ पर देंगे ना कि वैल्यू देंगे। हमें यहाँ पर इंक्रीमेंट के फंक्शन के अंदर x की वैल्यू चाहिए तो हमें उसे देंगे और उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशन करके जो भी चेंजेस है वो वापस से वहां पर स्टोर करके भी आएंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ये जो चीज है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू में हम कॉपी करेंगे, हम जो भी वेरिएबल है उसका कोई भी कॉपी जनरेट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली फंक्शन को बता देंगे कि आपको वैल्यू चाहिए तो ये पर्टिकुलर एड्रेस पर जाके आप उसको निकाल लो। अगर उसमें कोई भी चेंजेस है तो भी आप वहां पर कर सकते हो। वापस से अगर मेन फंक्शन में भी उसका हम इस्तेमाल करना है तो जो एड्रेस तो सेम ही है, तो हमें क्या होगा, तो कोल्ड वैल्यू में हमें नहीं मिलता था। समझ में आ रहा है सबको? और कॉल बाय रेफरेंस का जो ये कंसेप्ट है वो हम डिटेल में कब डिस्कस करेंगे, जब हम पॉइंटर को डिस्कस करेंगे तभी। ठीक है, अभी हमारे पास एक और टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम डायरेक्टली किसको डिस्कस करेंगे, पॉइंटर को डिस्कस करेंगे। तभी वापस से हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को वहां पर दोबारा डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। आज के सेशन में किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछो अभी। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ तक